हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 7 फरवरी 2021 और स्वागत है आपका द संडे एडिटोरियल में। आपको अगर इस पूरे आर्टिकल्स के पीडीएफ चाहिए होंगे तो आप ओनली आईएएस नथिंग एल्स के नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर ये पीडीएफ्स आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। आज के न्यूज़ आर्टिकल्स की तरफ हम बढ़ते हैं और अपने संडे के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में कुछ इन आर्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमारा जो आज का एक्स्ट्रा टॉपिक होगा वो होगा स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल, जिसका मीटिंग अभी हाल फिलहाल में हुआ है। इन्होंने बोला है कि भाई अब हम दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाएंगे। तो आखिरकार ये रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ की कॉन्सेप्ट्स जैसे कि रेड शिफ्ट वगैरह क्या होते हैं उनके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। न्यूज़ आर्टिकल्स की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आज वापस से दो ऐसे बड़े आर्टिकल्स हैं जो कि कोविड से रिलेटेड कर हैं। यहाँ पर इन दोनों मतलब इस आर्टिकल में और इस आर्टिकल में यही बताया जा रहा है कि किस हिसाब से आज के ड्यूरेशन में कोरोना वायरस म्यूटेट हो रहा है। मतलब कोरोना वायरस अपना अपीयरेंस, अपना वो फिजिकल अपीयरेंस हो सकता है या फिर अपनी फंक्शनिंग हो सकती है, वो डिफर हो रही है म्यूटेशन के कारण। म्यूटेशन एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें जो भी इनके जीन्स होते हैं ना उसमें छेड़छाड़ होती है। छेड़छाड़ मतलब कि कुछ अलग तरीके से सीक्वेंसिंग जो होती है उनकी चेंज हो सकती है, कुछ डिलीट हो सकते हैं, कुछ नए ऐड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, उन सबको म्यूटेशन बोलते हैं। तो कोरोना अब म्यूटेट कर रहा है। अब म्यूटेट कर रहा है तो इशू क्या होगा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, यूजुअली हमें पता है कि कोरोना वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो एक स्पेरिकल शेप पे कुछ स्पाइक प्रोटीन निकले हुए हैं। ये तो सभी ने अब तक जान ही लिया होगा। ये जो स्पाइक प्रोटीन ही है यही रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो किसी होस्ट सेल के ऊपर जाके चिपक जाते हैं और अगर इस सेल के अंदर इसको घुसना है तो ये एक तरीके से दरवाजे का काम करते हैं, डोर का काम करते हैं। अब सोचो कि अगर हम इस कोरोना वायरस को इस सेल पर अटैक करने से बचाना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके स्पाइक प्रोटीन पर खूब सारे एंटीबॉडीज चिपका दें। हर एक स्पाइक प्रोटीन पर खूब सारे एंटीबॉडीज जाके चिपक जाएं, इसके पास जगह ही ना हो तो ये होस्ट सेल पर अटैच हो ही नहीं पाएगा, इसीलिए ये बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होगा। इस तरीके से वैक्सीन काम कर रही थी और फिलहाल वैक्सीन का मेन उद्देश्य भी यही था। लेकिन अब चूंकि म्यूटेशन हो रहा है, और म्यूटेशन क्या हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक जीनोम सीक्वेंस होता है, मतलब कि जिस अरेंजमेंट में जीन्स अरेंज्ड हैं, मतलब कि जो एक पैटर्न पर जीन्स अरेंज्ड हैं उसमें चेंजेस होते हैं। इस जीनोम सीक्वेंसिंग में एक पर्टिकुलर रीजन ऐसा होगा जो कि ये बताता है कि भाई ये स्पाइक प्रोटीन कैसे बनते होंगे। हाल फिलहाल के रिसर्च से ये पाया जा रहा है कि जो सीक्वेंस या फिर जो पैटर्न या फिर जो एरिया इस स्पाइक प्रोटीन के फॉर्मेशन से रिलेटेड था, ये कोरोना वायरस उनको डिलीट कर दे रहा है रैंडमली। अब सोचो कि स्पाइक प्रोटीन तो अब अलग तरीके से बनेगा। जब अलग तरीके से बनेगा तो जो वैक्सीन अभी डेवलप की गई है, एंटीबॉडीज आके चिपकने वाली बात की गई है, वो तो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी। लेकिन फिलहाल खुशी की बात यह है कि इन्होंने कोरोना वायरस जिस हिसाब से म्यूटेट कर रहा है ना, उसका पैटर्न पकड़ लिया है कि पैटर्न ऑफ म्यूटेशन क्या है। तो जब पैटर्न ऑफ म्यूटेशन पता होगा तो हमें पता होगा कि भाई आगे आने वाले समय में किस हिसाब से ये म्यूटेट होकर क्या बनने वाला है। उसके हिसाब से फिर हम लोग वैक्सीन वगैरह डेवलप करेंगे। और यहाँ पर भी कुछ ऐसा लिखा गया है कि कुछ ऐसा टूल्स निकाल लिया गया है जिससे हम लोग जीनोम म्यूटेशन के एनालिसिस को कंडक्ट कर सकते हैं। बस सिंपल सा है। फिलहाल इसके अलावा जो दूसरे आर्टिकल हैं, फॉर एग्जांपल वाटर स्कार्सिटी, इनका सिंपल सा ये कहना है कि देखो भाई, जो वाटर स्कार्सिटी है हमारे हिमालय रीजन में भी बहुत बुरे तरीके से प्रभाव अपना छोड़ेगा। तो इस हिमालय रीजन को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर एक स्टडी कंडक्ट की गई है जिसके बेसिस पर यह बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो हमारा रिवर बेसिन, जैसे फॉर एग्जांपल इंडस है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, इन सभी रिवर बेसिन्स पर वाटर स्कार्सिटी हो सकती है, मतलब कि पानी की कमी हो सकती है। देखो, इसके पीछे जो इन्होंने रीज़न बताया है वो बताया है कि भाई देखो, एक तो रेनफॉल रन ऑफ का रीज़न हो सकता है, मतलब कि बारिश हो खूब ज़्यादा, या फिर इस रीजन में, मतलब हिमालयन रीजन नहीं, नीचे नीचे के रीजन में बारिश हो और ये रन ऑफ हो, मतलब कि ये स्ट्रक्चर डिप्लीट कर दें जिस हिसाब से पानी बह रहा है। तो वहाँ पर, और दूसरा ये है कि जो भी जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हमारी बढ़ रही है या फिर हमारा ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसके कारण स्नो या फिर ग्लेशियर मेल्ट की संभावना हो सकती है और इससे भी वाटर स्कार्सिटी आएगी। इनका इस आर्टिकल में ये भी कहना है कि देखो, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो।
ऐसा भी हो सकता है कि अगर रेनफॉल की तादाद काफ़ी अच्छे तक बढ़ गई तो इससे वाटर स्कार्सिटी नहीं बल्कि वाटर सरप्लस कंडीशंस भी या फिर वाटर सरप्लस सिचुएशन भी बन सकते हैं। इनका ऑब्जर्वेशन ऐसे आलतू फालतू चीज़ों पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब इन्होंने अच्छा खासा एक्सपेरिमेंट किया है। इन्होंने हर एक चीज़ जैसे कि प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर या फिर विंड स्पीड कितनी है, या फिर हम देख लें लैंड कवर उसका कैसा है, एलिवेशन कितना ऊपर है, सॉइल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, उन सब को ध्यान में रखते हुए ये रिसर्च कंडक्ट किए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस रिसर्च का एज सच तो कोई मतलब नहीं है हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ आपको पता होना चाहिए बस कि हाँ ऐसा कुछ रिसर्च चल रहा है। अभी इनका ऑब्जर्वेशन आया है, उसके बेसिस पर ये बोल रहे हैं कि भाई हमें 3 अलग अलग चेंजिंग पैटर्न्स दिख रहे हैं। सबसे पहला प्रेसिपिटेशन का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। यहाँ पर इंडियन मॉनसून जो है ना वो भी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है या चेंज हो रहा है, उसका पैटर्न चेंज हो रहा है। और साथ ही साथ जो हमारा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ठंडी के मंथ में जो बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण, उसमें भी कुछ चेंजेस इनको दिखे हैं। इन्हीं सब चेंजेस के कारण ये थोड़े वरी हैं कि बोल रहे हैं कि भाई अभी 2030 से 2050 के बीच में जो समय आ रहा है उसमें वाटर स्कार्सिटी जैसा कुछ सीन बन सकता है जो कि एलिवेट होगा हमारे इस सेंचुरी के एंड में। इसी सीक्वेंस में ये वाला जो आर्टिकल है अगला, वो ये कहते हैं ना कि जो भी हमारे ट्यूमर सेल्स होते हैं या फिर जो मान लो कैंसरस सेल्स होते हैं, उनसे लड़ने के लिए हम जो भी कैंसर ड्रग्स बनाते हैं ना, उसमें सिल्क प्रोटीन बहुत अच्छे तरीके से यूज़ हो सकता है। कैसे? हालांकि ये आर्टिकल काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं, उतनी ही इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो कि हमारे यूपीएससी के लिए या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है कि कैंसर ड्रग्स जो बनते हैं, इन कैंसर ड्रग्स को बनाने के लिए हम पेशेंट के अंदर से प्राइमरी कैंसर सेल को डिराइव करते हैं और उसको किसी दूसरे एनिमल पर या फिर कोई भी दूसरा मॉडल भी हो सकता है, उस पे हम लोग इंड्यूस करके देखते हैं कि क्या इस इनके अंदर जो ट्यूमर सेल्स हैं उस पे ये वाली दवा जो हमने बनाई है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये अपने आप में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसेस था। और ये जो हम एनिमल मॉडल्स की बात कर रहे हैं, ये अनएथिकल भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि हम क्यों ही इसको यूज़ कर रहे हैं। उसके अब ऑपोजिट में आके इन्होंने एक स्कैफोल्ड जैसा एक नाम यहाँ पर दिया हुआ है, इसका स्पेलिंग है ये स्कैफोल्ड। ये एक जनरल वर्ड में अगर आप देखोगे, मान लो कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाने से पहले आपने देखा होगा कि बांस या फिर बल्ली जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ पर, कि वो कुछ मोटे मोटे लकड़ी के ऐसे गट्ठे होते हैं जिनके बेसिस पर कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, उसके बाद वो बिल्डिंग स्ट्रक्चर खड़ी करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्कैफोल्ड। तो इन्होंने ना एक स्कैफोल्ड बनाने की कोशिश की है सिल्क प्रोटीन से। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखो, ककून्स होते हैं ना, आपको पता होगा जहाँ से सिल्क हम लोग डिराइव करते हैं, इन ककून से हम लोग सिल्क के फाइबर्स निकालेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे मूंगा, टसर ऐसे सिल्क के वैरायटीज़ होते हैं ना, तो मूंगा सिल्क निकालेंगे और मूंगा सिल्क का वाला जो मोथ होता है, मतलब इस मोथ से हम लोग सिल्क जहाँ से प्रोड्यूस होता है वो वाला ग्लैंड्स निकालेंगे और कैकून से सिल्क के फाइबर निकालेंगे। इन दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में मिक्स करेंगे और इनको ग्रो करेंगे। ठीक है, जब ये ग्रो करेंगे ना तो इनको हम लोग किसी भी सेल कल्चर में ग्रो कर सकते हैं। हो सकता है कि वो हम ब्रेस्ट सेल कल्चर में ग्रो कर दें, ट्यूमर सेल कल्चर में ग्रो कर दें, कुछ भी कर सकते हैं। फ़ायदा ये हो रहा है कि जो हमारे ट्यूमर सेल होते हैं उस तरीके से इनको हम ग्रो करने में कामयाब हो चुके हैं। यहाँ पर अगर हम लोग सोचो, सेम ट्यूमर फिजियोलॉजी ऐसे ककून और मोथ को यूज़ करके, इनके ग्लैंड्स और फाइबर को यूज़ करके अगर हम कुछ ऐसा बना पाए जो कि एग्जैक्टली रेप्लिका हो ट्यूमर सेल्स का, मतलब ट्यूमर फिजियोलॉजी जैसे 3D स्ट्रक्चर में हो वैसा ही हो, तो हम लोग इसके ऊपर कुछ टेस्ट कंडक्ट करके देख सकते हैं। जैसे मान लो जो भी एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, जैसे अभी जो मार्केट में आते हैं उनका नाम है डॉक्सोरूबिकन, या फिर इसके अलावा और भी जो भी एंटी कैंसरस ड्रग्स आते हैं उनको हम इस पे टेस्ट कर सकते हैं। बस इसी आर्टिकल में ये बताना है। और इस पूरे आर्टिकल से आपको केवल इतना समझना है कि कभी आप चौंकिए मत इस चीज़ पर, अगर कभी भी एग्जाम में ये स्टेटमेंट आता है कि सिल्क को यूज़ करके हम लोग कैंसर का एक 3D रेप्लिका या फिर ट्यूमर फिजियोलॉजी 3D में डेवलप कर सकते हैं, तो आप समझना कि हाँ सच में कर सकते हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ये इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बस इतना बोला गया है कि जो अफ्रीकन स्वाइन फीवर होता है ASF, इसका वायरस जो है
वो म्यूटेट हो रहा है, मतलब आज तो आधा काम तो म्यूटेशन पर ही है। यहाँ पर म्यूटेट होके अब ये अपने लीस्ट वरीइंग फॉर्म में पहुंच गया, मतलब अब ऐसा है कि बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। यहाँ वाला जो आर्टिकल है वो सिंपल सा एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि क्या यहाँ जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होते हैं क्या। तो इसके आंसर में आप बिल्कुल यस बोलेंगे कि हाँ, इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होता है। ऐसा कैसे, किसने किया, या फिर कैसे रिसर्च में इसको हमने पाया। इन्होंने बताया कि देखो, एक प्लांट है जिसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। आपने बहुत सारे ऐसे पौधे देखे होंगे ना जो इंसेक्ट्स खा जाते हैं, ठीक है। वीनस फ्लाई ट्रैप जो ये प्लांट है, जब ये फ्लाइज को या फिर इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए अपना मुंह ऐसे खोलता है ना, उस टाइम पर एक इलेक्ट्रिक सिग्नल जनरेट होती है इनके अंदर से, और उस इलेक्ट्रिक सिग्नल से एक मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होता है। अब ये जो कि इतना कमज़ोर होता है कि इसको नॉर्मली तो हम लोग ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, इसीलिए इन्होंने एटॉमिक मैग्नेटोमीटर का यूज़ किया और उससे फिर ये निष्कर्ष पर पहुँचे। इन्होंने ये भी समझा कि ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल का हम यूज़ कर रहे हैं इस प्लांट के ऊपर, या फिर जो प्लांट खुद में ये इलेक्ट्रिक सिग्नल से हर काम करा रहा है, वो नॉर्मल सी बात है। जैसे कि अब मानो कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम इस लेक्चर को पढ़ ही रहे हैं, हाथ में मोबाइल फ़ोन पकड़े हुए हैं, वो सब भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पर ही काम करते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो ऐसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, जिससे कि ये इन्फॉर्मेशन अलग अलग जगह पर पहुंचती है और हम काम करते हैं। सिमिलर तरीके से पौधे भी करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ये भी पैदा कर सकता है, और इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल और भी बहुत सारे कामों में ये इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सॉल्ट या वाटर कितना ज़मीन के अंदर से लेके आना है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये भी एक प्योर इन्फॉर्मेशन बेसिस पर है कि क्या प्लांट्स मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं। तो हाँ, जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल जो आज का आर्टिकल है हमारा डिटेल से पढ़ने वाला, वो है स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल। हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि इस काउंसिल ने एक मीटिंग, सबसे पहली मीटिंग अपनी बनाई है, और इसमें इन्होंने ये डिसाइड किया है कि हम लोग विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप बनाएंगे। बात करते हैं स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी के बारे में। तो ये एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे देश के लोग यहाँ पर मिले हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इटली, स्वीडन, नीदरलैंड और यूके। यूके में ही इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। यहाँ पर ये जो इस मीटिंग के दौरान जो आउटपुट निकल के आया है वो यही आया है कि हम लोग रेडियो टेलीस्कोप बनाएंगे सबसे बड़ा दुनिया का, जो कि रेडियो एस्ट्रोनॉमी में बहुत कारगर साबित होगा। ये कहाँ बनाएंगे? ये बनाएंगे हम लोग ऑस्ट्रेलिया के आसपास वाले जगह पर। रेडियो टेलीस्कोप्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप समझो कि रेडियो टेलीस्कोप सिंपल एक प्रकार का एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो कि कुछ रेडियो फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ये उन चीज़ों को भी डिटेक्ट करने में कारगर होता है जहाँ से हम कोई भी इंफॉर्मेशन डिराइव नहीं कर पाते। जैसे कि जो हमारा नॉर्मल टेलीस्कोप है, उससे तो हम जो चीज़ें दिखती हैं, मतलब जो हमारे लाइट रेंज में होगी, विजिबल रेंज में होगी, केवल उतनी ही चीज़ें देख पाएंगे। रेडियो टेलीस्कोप यूजुअली उसके बियॉन्ड जाके कुछ भी चीज़ देखता है। ऐसे बहुत सारे इमेजेस हैं या फिर बहुत सारे हमारे यूनिवर्स के कलर्स हैं जो कि हमने अपने नॉर्मल टेलीस्कोप में नहीं देखा, बट हमने जब रेडियो टेलीस्कोप का यूज़ किया तो हमें वो चीज़ें बिल्कुल दिखी। अभी तक जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि इनविजिबल हैं, मतलब हमें दिखाई नहीं देंगी, बट वो एग्जिस्ट करती हैं, वो कौन देख पाएगा? रेडियो टेलीस्कोप, ठीक है। रेडियो टेलीस्कोप इसी रेडियो फ्रिक्वेंसी के रेडिएशन और उसके वेवलेंथ पर काम करता है, जो कि लगभग लगभग 10 मीटर से लेके 1 mm तक के रेंज में वेवलेंथ की बात हम करें तो। और अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये 30 मेगाहर्ट्ज से लेके 300 गीगाहर्ट्ज तक के बीच में काम करता है। ये ऐसी फ्रीक्वेंसीज हैं, ये ऐसे वेव्स वाली फ्रीक्वेंसीज हैं जो कि कौन एमिट कर सकता है? हमेशा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सोर्सेस, जैसे कि स्टार्स, गैलेक्सीज और क्वासर्स। अभी एक नया टर्म आया हमारे सामने, क्वासर्स क्या होते हैं? क्वासर जो होता है वो हमारे गैलेक्टिक न्यूक्लियस का एक ऐसा पोर्शन है जो कि बहुत ज़्यादा लाइट एमिट करने की क्षमता रखता है, ठीक है। यहाँ पर इसके सेंटर पर होता है एक ब्लैक होल, जिसका मास लगभग लगभग हमारे सन के मास से मिलियंस या बिलियंस टाइम्स ज़्यादा होता है, और उसके चारों तरफ एक ये डिस्क शेप, गैसियस डिस्क देखने को मिलता है, ठीक है। ये एक प्रकार का एनिमेटेड
है ये पिक्चर, मतलब रियल तो नहीं है, बट स्टिल आप एक अनुमान लगा सकते हो कि हाँ क्वासार एक्चुअल में कैसा दिखता होगा। हम बात कर रहे थे फिलहाल रेडियो टेलीस्कोप की। तो रेडियो टेलीस्कोप हमारे ऑप्टिकल टेलीस्कोप से बहुत अलग है, क्योंकि वो कॉस्मिक डस्ट को भी पकड़ सकते हैं। कॉस्मिक डस्ट एक ऐसा पोर्शन है जिसको हम लोग अपने आँखों से या फिर नॉर्मल ऑप्टिकल टेलीस्कोप से नहीं देख पाते हैं। ये एक प्रकार का इनविजिबल गैस है। पहला रेडियो सिग्नल 1930 में एक फिजिसिस्ट थे कार्ल जैन्स्की, उन्होंने इसको डिटेक्ट किया था और तब समझ में आया कि भाई हमारे इस यूनिवर्स से बहुत सारे रेडियो सिग्नल्स आते हैं जिनको हम लोग पढ़ के उनके बारे में ऑब्जर्वेशन रख सकते हैं। वहीं से रेडियो टेलीस्कोप बनता है। और अभी तक का जो एक एरासीबो टेलीस्कोप था पोर्टोरिको में, वो सेकेंड लार्जेस्ट सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप था। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि सबसे बड़ा इस टाइम पर रेडियो टेलीस्कोप किसके पास है और क्या नाम है उसका, जो कि दिसंबर 2020 में भी कोलैप्स हो गया। तो उसके लिए अब कोई तो उसका प्लेस लेना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिंगल डिस्क की बात कर रहे थे हम लोग। तो हम लोग बनाने जा रहे हैं अब एसकेओ के अंदर एक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप। इसको हम लोग अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में लोकेट रखेंगे। फंक्शंस की बात करें तो यहाँ पर नासा ने भी ये कोट किया है कि भाई ये साइंटिफिक गोल्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकेगा, समझ सकेगा। जैसे कि मानो ये जो आप डायग्राम में देख रहे हो, ये एक पल्सर है। पल्सर क्या होता है? वो एक न्यूट्रॉन स्टार होता है। न्यूट्रॉन स्टार अब हम सब ने पढ़ रखा है कि वो कब आता है, स्टार्स के बिल्कुल लास्ट फेज में आता है। तो ये एक प्रकार का न्यूट्रॉन स्टार है जो कि खूब सारे सिग्नल्स एमिट करता है। तो उनको पर्टिकुलर ये सिग्नल कब एमिट हुआ है उसकी टाइमलाइन को ये एक्यूरेटली ये परसीव कर सकेगा। साथ ही साथ ये रेड शिफ्ट्स को पढ़ सकेगा कि ये जो मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं अभी हमारे सामने जो कि हम नहीं देख पाते हैं, उसको भी ये परसीव कर सकेगा, पकड़ पाएगा। यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है रेड शिफ्ट। ये क्या है? आपको याद होगा कि हमने अभी अपने पिछले लेक्चर्स में डॉपलर इफेक्ट पढ़ा था। हमने देखा था कि जब भी आर्टिकल या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास आता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी तेज या फिर उसकी एम्पलीट्यूड जो फ्रीक्वेंसी की होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और जब हमसे ऑब्जेक्ट कोई दूर जाता है तो उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा कम हो जाता है। और कुछ इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर बना के भी देखा था, है ना। अब चूंकि ये फ्रीक्वेंसीज एक पर्टिकुलर लाइट को सिंबलाइज करती हैं, जब भी इसका पीकी स्ट्रक्चर होगा, मतलब कि ये वाला फेज, तो उस टाइम पर बनता है ब्लू। और आप सिंपली देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमसे दूर जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी किस तरीके से पहुंच जाएगी? रेड कलर में पहुंच जाएगी। तो जितने भी ऐसे गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं ना, वो रेड कलर की परसीव होती हुई दिखाई देती हैं। और जो गैलेक्सीज हमारे पास आ रही हैं या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो हमारे पास आ रहा है, वो ऐसा ब्लू लाइट वेव एमिट करता है। तो इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई भी गैलेक्सी हमसे जैसे कि अभी एक एग्जांपल है कि अब हमने ये ऑब्जर्व किया कि सारा का सारा गैलेक्सी एक्सपैंड हो रहा है, अलग अलग डायमेंशन में ये गैलेक्सी एक्सपैंड हो रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बैलून ले लो, इस बैलून पर अपने मार्कर से खूब सारे डॉट्स बना दो और फिर इस बैलून को आप फुला दो, ठीक है। तो क्या होगा कि हर एक डायमेंशन में ये डॉट्स अपने अपने से दूर जाते रहेंगे। समझ लो इसी तरीके से हमारा गैलेक्सी, या फिर गैलेक्सी गलत हो गया, हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। तो इन सबको कैसे परसीव कर पाते हैं? इन्हीं रेड शिफ्ट की वजह से ये रेड दिखते हैं सारे गैलेक्सीज। तो हमें लगता है कि सारी गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है, इसीलिए यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, ऐसा कुछ सिंबल निकलता है। तो रेड शिफ्ट क्या है? रेड शिफ्ट सिंपल सा एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमसे दूर जाता है तो जो भी उसकी फ्रीक्वेंसीज एमिट होते हुए दिखाई देती है वो रेड कलर की हो जाती है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट से रिलेट करके आप इसको देख सकते हो, उसमें भी वेवलेंथ और उनकी फ्रीक्वेंसी का ही खेल है, ठीक है। सिमिलर तरीके से आपको कंफ्यूज ना होने के लिए यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया में ये जो हैनले जगह है ना लद्दाख में, वहाँ पर एक हमारे यहाँ भी इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। यहाँ पर ये वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट लोकेटेड साइट है जहाँ पर हम लोग टेलीस्कोप्स का यूज़ करते हैं। लेकिन ये रेडियो टेलीस्कोप नहीं है, ये इंफ्रारेड या गामा रे टेलीस्कोप्स है, ठीक है। इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बैंगलोर द्वारा पूरा ऑपरेट किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा एक डिस्कशन था स्क्वायर किलोमीटर एरे ऑब्जर्वेटरी काउंसिल के ऊपर, जो कि इस तरीके से एक रेडियो टेलीस्कोप बनाने की बात कर रहे हैं और इसका क्या फंक्शन है वो हमने पढ़ लिया। तो आज के आर्टिकल में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि ये लिमिटेड आर्टिकल्स आपके इस वीक में जो भी रहे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।